राहुल, कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड मंडल का जैसे होता है कि डीजे ला के नाचो। AIR 3, दैट इज़ ए ट्रिमेंडस ट्यूपेंडस आपका सक्सेस है। इसके बाद जैसे आपको पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 3 मिला, तो उसके बाद आपका पहले फीलिंग्स कैसा रहा? मतलब आप हाउ यू फील कि आपका फीलिंग्स कैसा रहा, पहला इनिशियल एक्सप्रेशन कैसा था? थैंक यू सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए सर। मैंने रिजल्ट देखा तो ग्रुप पे आ गया था, किसी टेलीग्राम ग्रुप पे कि रिजल्ट आ गया है। तो सबसे पहले तो बहुत डर लगा था खोलने में, क्योंकि अच्छा। पूरा मेहनत है और एक बार 3 सेकंड में आप कंट्रोल F करेंगे और नाम दिखेगा या नहीं दिखेगा वो अच्छा। है। तो बट जब नाम देखा सर, तो सबसे पहली चीज तो सर सुकून होता है सर कि बहुत मेहनत लगा था, अब इट इज फाइनली वर्थ इट। वो भी यस थर्ड यस। रैंक था तो सर एकदम मतलब टॉप ही है उतना। भाई, ये वन और थर्ड में क्या डिफरेंस है, वो यस एक सर, ही है। मुझे उम्मीद था कि हो जाएगा, लेकिन इतना अच्छा होगा इसका मुझे उम्मीद नहीं था सर। अच्छा। नहीं, तुमने बहुत मेहनत किया, इसमें तो ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया। अच्छा, तुम ऐसे कहाँ से हो, जो योर होम टाउन, कहाँ से पढ़ाई किया? और सर अबाउट मैं योर फैमिली, कौन है, जैसे मम्मी पापा एंड और कौन है? मैं मेरे पापा सर प्रोफेसर है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के, पंतनगर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में। सर ओहो। मैं उत्तराखंड से ही हूँ बेसिकली। ओके ओके। और मेरी मदर सर एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर है बिहार गवर्नमेंट में। वो ओह। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। और सर मैंने बीटेक अपना सैनिक स्कूल, सॉरी सर, स्कूलिंग सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से किया है नैनीताल, और बीटेक आईआईटी कानपुर से किया है सर। सो ओके। ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। दैट इज़ एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मतलब आपका बैकग्राउंड एकदम एक्सीलेंट है, मम्मी पापा भी एकदम एक्सीलेंट हैं। तो हाउ दे आर फीलिंग, जैसे आपका पापा को जैसे बताया सर, मेरा मेरा हो गया, और मम्मी को बताया, तो वो लोग कैसे मुझसे रिएक्ट ज्यादा किए? वो लोग खुश है सर। हाँ, दिस सर इज हाँ। और दिस इज द मतलब रियल सक्सेस। मंडल क्या बोलता है कि अगर स्टूडेंट हमसे आगे नहीं बढ़ा, तो हम एज ए टीचर फेल है। मैं जो हूँ उससे अगर हमारा स्टूडेंट उससे अच्छा नहीं गया, तो हम फेलियर है। ऐसे पेरेंट के लिए भी होता है कि मेरा पेरेंट का जो स्टेटस था, अगर उससे अपना चाइल्ड उससे आगे बढ़ जाता है, तो मतलब वो नहीं कर पाया, तो मतलब एज ए पेरेंट यू आर फेल्ड। ठीक है। तो इसलिए पेरेंट को बहुत खुशियाँ होता है किस केस में, एंड एवरीवन, जितना भी मैं इंटरव्यू लिया हूँ, सबका ही ये है कि भाई पेरेंट दे आर वेरी वेरी हैप्पी। एंड देखो, दे हैव ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन। ये तो यस सर। आपको और मतलब फास्ट फास्ट जो क्रेडिट मैं बोलता हूँ सबको कि भाई एज ए मेरा स्टूडेंट ही है, लेकिन फिर भी हमें बताना चाहिए कि भाई पेरेंट्स जो है दे आर अनकम्पेरेबल इन दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कभी नहीं भूलना है। एंड दे आर, ये तो मतलब उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो दुनिया से किसी से कंपेरेबल नहीं है। ठीक है। यस सर। अच्छा, आप जाके आप बताओ, एक अटेम्प्ट, कौन सा अटेम्प्ट है? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। सेकेंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था? सर प्री पास नहीं हुआ था, प्रीलिम्स में ही। ओ, और एकदम सेकेंड अटेम्प्ट एकदम थर्ड रैंक लेके आ गया। मतलब बहुत मेहनत किया तुम। ऐसे कितना आवर्स पढ़ते थे दिन में, जैसे अगर पढ़ाई का देखा जाए, कितना घंटे पढ़ते थे? सर एवरेज तो अराउंड 7 रहा होगा सर, क्योंकि इतने लंबे स्पैन तक 9-10 खींच पाना सर हो नहीं पाता है। पेपर से जस्ट पहले वाले वीक्स में 2 वीक्स तक वो किया जा सकता है, 2-3 वीक्स, लेकिन ऑन एन एवरेज जब। कंटिन्यूअस नहीं हाँ। हो पाता है। हाँ, बस कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको बनाए रखा था सर। कंटिन्यूटी, योर तो आपका सक्सेस का मेन मंत्र हुआ इसमें कंटिन्यूटी। क्योंकि यस। आप 7 घंटे भी पढ़ रहे हो, बट आपने क्वालिटी टाइम दे रहे हो। एंड देखो, मैं बोलता हूँ कि कोई बंदा 2 घंटे से ज़्यादा ऐसे पढ़ ही नहीं सकता। यस। कंटिन्यूसली 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकता, दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। तो आपने 7 घंटा पढ़ाई किया, तो दैट इज़ सफिशियंट। एंड कंटिन्यूटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपका टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस ही क्या देंगे? आपका सिलेक्शन में जो टेस्ट आपने दिया, यस सर। उससे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ ऐसे अगर कोई बताए? सर मेरा जो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, हम्म। तो मैंने 2019 में कोचिंग ज्वाइन की थी और हम्म। पढ़ाई की स्टार्ट की थी बेसिकली। तो उस समय मुझे यही लगा कि सिलेबस खत्म होने के बाद मैं रिवाइज और टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया था। तो अच्छा। प्रीलिम्स में वहां कम मार्क्स रह गए थे, बट टेस्ट सीरीज के बिना कुछ अचीव कर पाना ऐसे एग्जाम्स में जहाँ पे आपके एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है, हम्म। हम्म। आपके इंटेलिजेंट गेसेस का बहुत बड़ा रोल है,
यहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। और प्लस मेंस जहाँ पे आता है, मेंस में तो सर सब कुछ प्रैक्टिस का ही गेम है। आप ऐसा नहीं है क्वेश्चन जानते नहीं होंगे, हम्म लेकिन हम्म आप कितना एक्यूरेटली और कितना जल्दी कर सकते हैं और कितना ज्यादा हम्म। अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है सर। ये 100% आपका सही आप ये रहा, मतलब एनालिसिस रहा, तभी आप थर्ड तक आ पाए। क्योंकि टेस्ट दे के ही हमें पता चलता है गलती कहाँ हो रहा है, और वो अगर आपने सुधार लेंगे तो एग्जाम में नहीं होगा ना वो गलती। यस। अगर आपने प्रैक्टिस किया मेंस का टेस्ट देके, तो उसमें क्या होता है कि जो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है, कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है, कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, वो सारा चीज़ जो है आपका एकदम परफेक्शन में आ जाता है। जब तक आप एग्जाम देने जाते हो तब तक लगता है कि मैं और एक टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है। तो इस टाइप का जो चीज़ होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए मैंने आपको पूछा हूँ। और जैसे एक तो एक के बाद एक स्टेज आपका पार होता गया, फिर इंटरव्यू आया। तो इंटरव्यू में कितना मतलब कैसे लग रहा था कि इंटरव्यू जैसे जो आपने यूपीएससी एंट्री किए, तो उसके बाद आपका कैसा फीलिंग था? क्या डर लग रहा था कि वहाँ पे जाके इंटरव्यू पैनल में किस टाइप का आपको सवाल पूछा गया? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर इंटरव्यू से सर सबसे टफ पोर्शन इंटरव्यू का था सर, जब हम इंटरव्यू हॉल के बाहर वाली चेयर पर बैठे रहते हैं। जब अगला दैट इज़ नंबर द हमारा टफेस्ट होता टाइम। है, एक अंदर होता है, फिर जब अपना अगला नंबर होता है, पूरी चीजें रिवाइंड हो रही होती हैं कि ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, क्या हुआ है। वो टफ था, लेकिन अंदर गया तो सर पैनल काफी अच्छा था। और मीन्स को ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं हुई सर। मॉक इंटरव्यूज दिए थे हम्म। एंड ऐसा लग रहा था कि वो इजीएस्ट मॉक इंटरव्यू है हम्म। सर। इतना नहीं, यूपीएससी में जो है मुझे जो लगता है कि दे आर एक्चुअली ना बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होता है, इसलिए यस। उन लोगों का कभी ऐसे जैसे कुछ नेगेटिव टाइप का नहीं रहता। दे ऑलवेज अप्रिसिएटिव। अगर आपने अच्छा सवाल कुछ किया, वो लोगों ने क्लू भी देते हैं। आपने थोड़ा यस। बहुत आंसर अच्छा दिया तो उसके वो लोग क्लू भी देते हैं। अगर मतलब समझ नहीं पा रहा है तो थोड़ा सा आपको हिंट भी देते हैं। तो ये सब जो यस। चीज़ें दे दे और हाँ, इश्यूज के आपने मुकाबले काफी सबसे डिफरेंट। बड़ा एक चीज़ नोटिस कर लिया, लेकिन वो जो इससे बाहर बैठा रहना पड़ता है ना, यस। एक चेयर देता है और आप अकेले बैठे रहते हो, वहाँ पे यस। कोई नहीं होता है। एंड दैट इज़ द टफेस्ट टाइम। उस टाइम में कुछ लोग एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है, कि कुछ एग्जॉस्ट होता है। और जब वो इंटरव्यू में पैनल में एंट्री करता है तब तक उसका ब्रेन में जो है ऑलरेडी पैल्पिटेशन शुरू हो गया, तो उसके चक्कर में थोड़ा ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। इसलिए यस। डरना नहीं है, किसी चीज़ में डरना नहीं है। जैसे आप बताओ, जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो, जब तक आपको शुरुआत नहीं होता है, एग्ज़ाम लिखना शुरू नहीं करने देता है, तब तक जब बैठे रहते हो, कुछ तो और भी लोग रहता है, लेकिन फिर भी उस टाइम में सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। बिफोर द एग्जाम सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, और इंटरव्यू में वहाँ पे यूपीएससी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुई है कि वो पहले जब आपको अकेले बैठा देगा ना, और वो थोड़ा बहुत टाइम ही नहीं है, वो कितना आपको कितना टाइम बैठा था? 15 से 20 मिनट था सर, 20 मिनट अब का बताओ, 15 से 20 मिनट एग्जॉस्ट होने के लिए सफिशियंट है था। कि आपका वहाँ पे वो चेक हो जाता है कि आपका जो अंदर में जो है कि कितना आपका मतलब स्टाफ हो आप, वो चेक हो जाता है। और उस 15-20 मिनट में मतलब सारा चीज़ रिमाइंड हो आपका, देखो कि क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या हुआ, कुछ बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, कि यही होगा सबसे नहीं बड़ा होगा। डिफरेंस है सर गेट और ईएसयू में, कि गेट में बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड बेस्ड है। जिसका हाँ। अच्छा स्किल्ड है वो गेट निकाल सकता है, लेकिन यूपीएससी के लिए सर बहुत डेडिकेशन, लंबे समय तक कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब पूरे पर्सनैलिटी का, कैरेक्टर का टेस्ट है सर यूपीएससी में। हाँ, मैंने इसलिए बोला बोला था आपको कि दे विल डिफरेंशिएट बिटवीन बॉय एंड मेन। आप याद करो, मंडल का स्टेटमेंट था ये यस। मॉक इंटरव्यू में कि दे विल डिफरेंशिएट बिटवीन बॉय एंड मेन। यस सर। तो इसलिए जो आपको पता चल गया ना, यूपीएससी एंट्री करने से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये पूरा चीज़ जो प्रोसेस है, उसमें एकदम चेक कर लेता है कि हाँ ये बॉय है कि पहले ही उलझ जा रहा है, कि ये मेन है कि जो उसका जो है मैच्योर्ड पर्सन है। दे वांट मैच्योर्ड कैंडिडेट कि भाई हाँ तुम झेल सकते हो, प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आता रहेगा, लेकिन आपको झेलने का ताकत दिख जाता है वहाँ पे। आपने बहुत अच्छा तरीके से किया, तो इंटरव्यू में भी अच्छा ही मार्क्स माला मिला होगा, नहीं तो ये एकदम टॉप में नहीं आ सकते। इंटरव्यू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है ना, जब आपका टॉप कैंडिडेट से कंपेयर होता है, तो वो जो रिटर्न में आपका प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत आपने डिफरेंस कर पाते हो, यस सर। बट इंटरव्यू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये आपका आइदर तो हीरो बना देगा, नहीं तो जीरो बना देगा। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी गलत किया वहाँ पे, तो उसके चक्कर में क्या होता है, मार्क्स एकदम डाउन कर देता है।
यस और अगर सर, परफॉर्मेंस 50 मार्क्स अच्छा। का हाँ, 90 से 140 के बीच में रेंज होता है सर। हाँ, और 50 मार्क्स प्री में लीड बनाना या मेंस में लीड बनाना बहुत कठिन है 50 मार्क्स का। यही 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 सबसे आपने अच्छा समझ लिया कि भाई 50 मार्क्स लीड फ्रॉम द अदर कैंडिडेट, इज इट पॉसिबल? वो आपने 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का लीड बनाओगे, और इंटरव्यू में सीधा 50-60 मार्क्स का लीड हो जाता है। एंड उसके यस। चक्कर में जो है कि वो कंपटीशन बहुत अच्छे, और आपने बहुत अच्छा तरीके से प्रिपरेशन भी किया था इंटरव्यू में, यस। तो वो आपको बहुत एज दिया है। एंड ये सेकेंड अटेम्प्ट में आपने निकाल लिया एकदम AIR 3, उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अच्छा बताओ, हम चाहते हैं कि तुम हमारा जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है उन लोगों को गाइड करना है, तो आपकी तरफ से क्या सलाह दोगे आप? मैं अभी पूरा बंद रहूँगा, चुप। आप सिर्फ सलाह दो कि हाउ दे शुड प्रोसीड। जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहा है, इन जो लोग अभी हमारा क्या बोलता है पढ़ाई कर रहा है, उन लोगों को क्या सलाह दोगे कि कैसे अचीव करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप आपकी तरफ से जैसे आप सोचते हो उस तरह से आप बताओ। सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि उनको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लोगों ने किया है तो आप भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट। और ये इसको आप स्टेप वाइज देखिए। सबसे पहला पार्ट है क्लासरूम कोचिंग, या आप जहां से भी कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन हो चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे जैसे भी हो, आप क्लास अटेंड कीजिए। और रोज के रोज या 2 दिन में एक बार उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स के बिना रिवाइज करना लास्ट में बहुत टफ है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको एटलीस्ट लास्ट के एक मंथ में 3 या 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा प्रीलिम्स से पहले। तो बिना शॉर्ट नोट्स के वो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज ये हो गया, जब और जैसे जैसे क्लास चल रहे हैं उसके साथ आप प्रीवियस ईयर भी निकाल लीजिए। तो क्लासेस जब तक खत्म होगा, 6-7 महीने का कोर्स टाइम पीरियड होता है कोचिंग का, तो उसमें आपका शॉर्ट नोट्स बन चुका है और प्रीवियस ईयर हो चुका है एक बार। फिर बचा सिर्फ रिवीजन का। जो गेट के लिए कर रहे हो वो ऐसा काम गेट के लिए भी कर सकते हैं। तो उसके बाद पेपर के बाद आपको बहुत ज्यादा किताबें मत लगाइए कि ये रेफरेंस बुक वो रेफरेंस बुक। एक मटेरियल सफिशिएंट है, उसी को बार बार लगाना मच हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू मीन्स नई नई बुक्स लगाना, बिकॉज वो सब कंफ्यूज कर देंगे। प्लस उसके बाद जब लास्ट का 1.5 मंथ्स बचे, तो टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट, सिर्फ टेस्ट सीरीज शॉर्ट नोट, सिर्फ टेस्ट सीरीज शॉर्ट नोट्स। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट होता है ईएससी का, एक होता है जीएस पेपर 1। वो बहुत ट्रिकी फेज है। उसमें लोगों को 75 क्रॉस करना आजकल, मतलब जो नए पैटर्न में, तो 75 बहुत टफ हो जा रहा है। बट उसके लिए लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट कर दो। आप मैकेनिकल से हैं तो आपको मटेरियल साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये सब इजी लगेगा, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी भी। तो आप इनको ऐसा कीजिए कि इनमें आपको, जैसे मैथ्स एंड एप्टीट्यूड है, इसमें आप कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप 90% से कम मार्क्स लाए। इसका अच्छे से करना है, इसका पूरा का पूरा करके आना है जितना भी टाइम ले। तो मेरा भी ऐसा हुआ था। 30 क्वेश्चन आए थे मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के, मेरे 29 सही हुए थे, एक गलत हुआ था, ट्राइंगल काउंट करने वाला। तो वो बहुत एडवांटेजेस था। और जैसे मैं आप है करंट अफेयर्स है, वो कितना भी पढ़ लीजिए वो नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ से आया है। तो उसके लिए इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और 10 क्वेश्चन आए तो उसमें से 3-4 हो पाएंगे। तो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा नहीं है। सेम विद आईसीटी। वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अच्छा हो सकता है, मैकेनिकल के लिए आईसीटी उतना यूजफुल नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे डिजाइन, ड्राइंग, सेफ्टी, और मतलब इनको आप मीडियम में रख सकते हैं। इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाइए। इनमें क्वेश्चंस जो हम पढ़ते हैं बेसिकली वैसे बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर हम जैसा पढ़ते हैं ना उसको हमें उससे लिंक करके सोचना पड़ जाता है। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज और जो क्वेश्चन बुकलेट है वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको वहां पर स्मार्ट गेस करना पड़ेगा। एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ऐसा हो सकता है, कुछ सुना था। तो यहाँ पे ना एप्टीट्यूड का थोड़ा सा रोल प्ले हो जाता है, क्योंकि पेपर का नाम उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। तो वो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपका चेक कर लेते हैं इसके थ्रू। फिर आता है मैकेनिकल में है, तो देखिए पेपर 2 जो है जीएस मैकेनिकल का होता है, प्रीलिम्स का पेपर 2, वो बहुत अलग टाइप का पेपर है। उसमें आपको 2 टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। एक है जो गेट में आते हैं और उनसे प्रीलिम्स में न्यूमेरिकल आते हैं, और एक होते हैं जो गेट में नहीं आते हैं, जैसे मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, आईसी इंजन्स, प्रोडक्ट्स और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनसे ऑलमोस्ट 70 to 90 क्वेश्चन आते हैं।
और सब थियोरेटिकल आते हैं। तो इनको एकदम। बिना एज किए, अब एक थियोरेटिकल क्वेश्चन को आपको करने में आधा मिनट लगेगा, हम्म। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में बिना कैलकुलेटर के 3-4 मिनट लग जाएगा। हम्म। तो आपको यहाँ पर आधे मिनट में वो बहुत ज्यादा नंबर देके चले जा रहा है। तो इन हम्म। सब्जेक्ट्स को एज किए बिना प्रीलिम्स में पेपर 2 में अच्छा नंबर लाना टफ है। तभी और मंडल अगर का। इनको, हाँ चलो चलो। हाँ सर कंटिन्यू आप, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। तभी मंडल का रोबोटिक्स चलता है पूरा, जो भी यस, यूजीसी दिया है मंडल का रोबोटिक्स सब लोग पढ़ता है, क्योंकि उसमें और पता है कि भाई एक वो ऐसा एकदम कॉम्प्लेक्स चीज प्रिसाइज नोट्स है, वो एकदम क्रिसाइज प्रिसाइज वही आता नोट्स है। है। यस सर। हाँ, और कंटिन्यू हमेशा, करो। यस सर। तो ये पेपर 2 में आपको, मतलब अगर इन सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लिया गया है, वो 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन 7 सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लिया है तो 200 के अराउंड आ जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई एक गेट तो देता ही है। तो हम्म। उसके बाद जितना टाइम बचा उसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से आता है, हीट ट्रांसफर से। बट आप उनके भरोसे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाएगा, इन सब्जेक्टों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम्म। सिर्फ मेंस का आता है, मेंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप गेट करें प्रीलिम्स किए तो आप मेंस नहीं कर सकते। बट हम्म। यह है कि आपको 3 घंटे में ज्यादा नंबर का करना है, और जो करना है वो सही करना हम्म। है। इसमें आप प्रीलिम्स में आप 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल गलत कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम्म। लेकिन मेंस में अगर 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के गलत हो गए तो बहुत भारी पेनल्टी है, हम्म। वो अनबियरेबल लॉस हो जाएगा। और वो आपको एक प्रैक्टिस से ही सॉल्यूशन हो सकता है। यस सर, उसमें प्रैक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी होती है। हम्म। मीन्स सबसे सिलेक्शन पहले, का भी स्ट्रेटेजी होता है, सिलेक्शन कैसे करें। यस सर, वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म। छह छह में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, हम्म। और एक सेक्शन में से एक करना ही करना है। हम्म। तो वही है, उसमें आप देखिएगा कि जैसे पेपर 1 सेक्शन 2 है, जिसमें एनर्जी वाला है, पावर हम्म। प्लांट, हाइड्रोलिक मशीन्स, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि हम इनको गेट में नहीं पढ़ते तो हमें लगता है ये टफ टॉपिक्स है। बट हम्म। इनमें हमेशा सेम टाइप की वेलोसिटी डायग्राम बनाने को आते हैं, हमेशा हम्म। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल आता है। हम्म। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। हम्म। आप 20 साल के प्रीवियस ईयर कर लीजिए, और हम्म। जितना टेस्ट दे सकते हैं हम्म। उसको दीजिए, ये बहुत अच्छा जम रहेगा के मेरे। टेस्ट दे, जम के प्रैक्टिस करे। यस दैट सर। इज द मेन थिंग कि पीवाईक्यू से तो हो बुक को जाएगा, रीड लेकिन करना नहीं चाहिए। हम्म। बुक को रीड करने लगते हैं लोग कि ये क्वेश्चन तो हाँ हाँ देखा हुआ है, हो जाएगा, कि हम्म। हाँ हाँ इसमें ऐसे करते होंगे, वैसे नहीं होगा। हम्म। आप क्वेश्चन को अपने हाथ से लगाइए, भले उसमें हर हर रीड क्वेश्चन में लिख के। एसएफडी बीएमडी बनाने को बोल रहे हैं, तो एसएफडी बीएमडी बनाइए आप, हम्म। क्योंकि वही लास्ट दिन टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। यस। और बहुत इंटर, अच्छा तुमने गाइड किया एकदम, बहुत ही अच्छा, मतलब 100% एकदम परफेक्ट एनालिसिस है। तभी मुझे अभी लग रहा है कि आपको क्यों टॉप रैंक में एकदम टॉप मोस्ट में आ गए। ठीक है, वो ऐसे 1 और 3 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि मतलब टॉप मोस्ट में आने का कारण है कि आपका ईच एंड एवरी एनालिसिस मैं देख रहा हूँ, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एकदम एंड, एकदम इंटरव्यू तक, तो एकदम परफेक्ट रहा। तो ये जो अभी गाइड किया है सबको, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे ही आप ध्यान रखें कि प्रैक्टिस जो जो जैसे बोला गया, जैसे प्रीलिम्स का, मेंस का, जिस तरह से, इसी तरह से करना है। एंड तब जाके आपको अभी टॉप रैंक लेके आ सकता है। लेकिन ये परसिस्टेंट, मतलब एक चीज़ होता है ना, जो कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और लर्निंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज पढ़ना शुरू किया, 7 दिन में हमने एकदम पूरा दुनिया बदल देंगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 अगर करते जाओगे, यू विल अचीव दैट गोल। ठीक है। आ, और कुछ बताना है, बताओ कि राहुल। यस सर, जैसा एक चीज है कि आजकल लोग थोड़ा सोचते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी ना की जाए क्योंकि सीटें कम आ रही है। हम्म। बट मैं कहूंगा कि आपको ईएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे होलिस्टिक एग्जाम है। अगर हम्म। आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज को पढ़ लिया है, आपने नहीं देना है, या हाफ हार्टेड है, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने एक बार मेंस की कोचिंग कर ली है, वो गेट में 100 रैंक ला देगा, हम्म। दैट इज डेफिनेट। हम्म। मेरे भी इस साल नहीं, 2021 में 32nd रैंक आई थी गेट में। हम्म। लेकिन उससे पहले मेरी 7000 रैंक थी हम्म। 2020 के गेट में। हम्म। बट मैंने उसके बीच में मेंस की प्रिपरेशन कर ली थी, भले मेरा हम्म। प्रीलिम्स नहीं हुआ था, पर मैंने मेंस का बैच ज्वाइन कर लिया था। हम्म। तो वहां से गेट का लेवल बहुत ईजी लगने लगने लगता है लगा। कि हाँ, ईजी 10 स्टेप लगने में से लगा। 2 स्टेप का क्वेश्चन आता है। जैसे मेंस का कोई क्वेश्चन है जिसमें 5 स्टेप लग रहे हैं, तो गेट का एक क्वेश्चन आ गया जिसमें 2 स्टेप लग दो रहे स्टेप लग रहा है। हैं। हाँ, तो वो बहुत इजी हो जाता है बहुत उसके ईजी बाद। हो जाता है। हम्म। और देखो। प्रीलिम्स अगर आपने कर लिया है तो कोई भी जो पीएसयू का एग्जाम हो, वो सब आप किसी एनी डे आपने बिना रिवीजन के आप उसको कराएंगे, अगर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लिया है तो। इसलिए हम्म। इंजीनियरिंग सर्विसेज अभी भी वर्दी एग्जाम है प्रिपरेशन की, सो पीपल शुड नॉट
गेट इनटू नेगेटिव थिंग्स की सीटें बहुत कम हो गई हैं। प्रॉब्लम यही मैं बोलता हूँ कि एक आईएएस एंड गेट, अगर ये दोनों एग्जाम का आपने प्रिपरेशन कर लिया, अभी यूपीपीएससी यही का एग्जाम है, अब आपका यस। आईएएस का एग्जाम का प्रिपरेशन क्या उसी से हो जाएगा। यूपीएससी जो पीसीएस का एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम होता है, ये आपका एमपीपीएससी का एग्जाम होता है, जितना भी एग्जाम उसके बाद आता है, कि अगर आपने आईएएस का प्रिपरेशन किया तो आपने अचीव कर लिया मैक्सिमम लिमिट, एंड उसके बाद वहाँ पे हो चाहे ना हो, आपने यस। जो गेन किया उससे आपको पूरा देश में और जितना एग्जाम है सारा क्वालिफाई करा देगा। यस सर, फिर ऐसा होता है लोग एचपीसीएल का फॉर्म आता है तो उसके लिए प्रिपेयर करने लगते हैं, वो गलत स्ट्रेटजी है। अगर आपने एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज कर लिया है हम्म। तो आप जाके एचपीसीएल वालों जो जो एस्पायरेंट उस समय स्टार्ट कर रहे हैं उनसे आप 2 लेवल ऊपर है पहले ही, यस। आपको दिक्कत करेक्ट, नहीं एकदम है। करेक्ट एनालिसिस तुमसे, मतलब सुन के मुझे ये लग रहा है कि जैसे मतलब मैं जो बताता हूँ, ठीक है, जैसे बोलता रहता हूँ एकदम, मतलब मुझे तुम्हारे साथ एकदम 100% मैच करा, मतलब बहुत खुश हुआ सुन के। एंड दैट इज़ द स्ट्रेटेजी जो आपने लिया, एकदम 100% श्योर है, तब जाके आपका टॉप में आ गया, टॉप रैंक में आ गया। दैट इज़ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। एंड आपने जो लास्ट में जो बात बोला ना कि भाई इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन ये नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई करना है, आपको अगर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये अगर आपने कर लिया, इसके बाद बाकी सारा एग्ज़ाम इजी लगेगा। यस। ठीक है। चलो राहुल, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड यू आर ए वेरी डिज़र्विंग कैंडिडेट, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बाद और अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड सर्विस में भी जाके देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो पोस्ट होता है, उस पोस्ट एंड उस पोस्ट को जो होल्ड करता है, उस दो आदमी का ज़्यादा महत्व रहता है कि उस पोस्ट को वो कितना ऊंचाई में लेके जाए। तो ऑब्वियसली आपका इतना अच्छा एनालिटिकल स्किल है, तो आप, मेरा भरोसा है कि आप उसको, आपका जो भी पोस्ट मिलेगा उस पोस्ट को और ऊंचाई में लेके जाएंगे, एंड देश के लिए अच्छे से काम करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस मेरा हमेशा रहता है कि हमेशा खुश रहे और अपना काम करे, तो आप खुश भी रहे और अपना काम भी करें। एंड जो एनालिटिकल स्किल आपने अभी दिखाया, एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड कि आपने इतना अच्छा से एनालिसिस किया इस चीज़ को। एंड सारे स्टूडेंट को मैं बोलूँगा कि राहुल ने जो बोला एकदम 100% मतलब परफेक्ट है, एंड यही मेथड सबको फॉलो करना चाहिए, एवरी वन शुड फॉलो, क्योंकि राहुल ने एकदम परफेक्ट जो है, एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड एकदम परफेक्ट एनालिसिस किया है। चलो, खुश रहे राहुल। थैंक यू वर्ल्ड सर। इज़ टू स्मॉल, विल मीट अगेन एंड अगेन। ठीक है। चलो, बाय थैंक बाय, यू टू खुश रहे। एवरीवन एट अन अकेडमी फॉर देयर सपोर्ट। थैंक यू। थैंक यू, खुश रहो।